हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम रेजोनेंस यानी अनुनाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अनुनाद संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले देखते हैं कि अनुनाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ते हैं हम अनुनाद को। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे O2। O2 की संरचना जब हम लुईस संरचना बनाते हैं, लुईस, तो कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं और दोनों के ऊपर एक दो दो लोन पेयर है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लें O3 का, O3 की लुईस संरचना कैसे बनती है? लुईस संरचना, O3 की लुईस संरचना, ऑक्सीजन एक के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड। जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसके ऊपर दो लोन पेयर और जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है उसके ऊपर तीन लोन पेयर और एक लोन पेयर बीच वाले सेंट्रल ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लंबाई कितनी है? 148 पिकोमीटर। और जो डबल बॉन्ड है इसकी लंबाई कितनी है? 121 पिकोमीटर। ये होती है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लंबाई। लेकिन वास्तविकता में जब देखें तो ऑक्सीजन जो O3 है, O3 के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की लंबाई है वो कितनी पाई जाती है? 128 पिकोमीटर। यानी दोनों लंबाइयां हैं वो 128 पिकोमीटर पाई जाती है, यानी बीच की लंबाई पाई जाती है। तो यहाँ पे लुईस जो अवधारणा थी, लुईस अवधारणा ये फेल हो जाती है। किसी O3 के लिए लुईस अवधारणा फेल हो गई, ये समझा नहीं पाई कि इनकी संरचना कैसे होती है। तो कुछ संरचना जो एक लुईस संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता, उनको समझाने के लिए अनुनाद संरचना की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम अनुनाद संरचना यानी अनुनाद को पढ़ते हैं, क्योंकि ये लुईस अवधारणा नहीं समझा पाए। नेक्स्ट, अब अनुनाद संरचना के बारे में जानते हैं कि अनुनाद संरचना कैसे क्या होती है। तो इसको वहीं सेम O3 के एग्जाम्पल से समझते हैं। O3 के अंदर संरचना बनाते हैं वही। अब ये एक संरचना होगी और एक दूसरी संरचना, यानी हो सकता है कि इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड और दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड हो। ये दो संरचना होगी। तो ये दो संरचना रिप्रेजेंट कर रही है O3 को, और इनको डबल तीर वाले निशान से एक दूसरे से दर्शाते हैं। और इन दोनों संरचना को बोलते हैं अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना बोलते हैं। और या फिर कैनोनिकल, कैनोनिकल, कैनोनिकल संरचना या कैनोनिकल संरचना या फिर विहित संरचना, विहित संरचना। ये क्या है? काल्पनिक है, काल्पनिक संरचना है। काल्पनिक संरचना क्यों है? ताकि हम जो वास्तविक संरचना है उसके बारे में समझ पाए। जो वास्तविक संरचना है इसको इन तीनों के नीचे एक तीन लाइन बना के लिखा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को डैश 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 से दर्शाया जाता है। यानी दोनों तरफ को डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। और इनकी लंबाई, जब इनकी लंबाई कहाँ कितनी लिखी जाती है? 128 पिकोमीटर। यानी दोनों की लंबाई 128 पिकोमीटर है। तो इस वास्तविक संरचना को क्या लिखा जाता है? ये है वास्तविक संरचना, वास्तविक संरचना, वास्तविक संरचना। और इसको बोलते हैं अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। यानी जो वास्तविक संरचना होगी वही किसको बताएगी? अणु की संरचना को बताएगी। O3 की वास्तविक संरचना है, ये है O3 यानी ओजोन की वास्तविक संरचना। जो ऊपर की 1 नंबर और 2 नंबर दोनों संरचना है वो क्या है? एक काल्पनिक संरचना है जो वास्तविक संरचना को दर्शाने या समझने का तरीका है, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं पाई जाती। इनको अनुनाद संरचना, कैनोनिकल या फिर विहित संरचना भी कहा जाता है। तो ये अनुनाद संरचना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इससे जुड़ा, दूसरा बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन, बेंजीन की एक संरचना बनाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है और दूसरी संरचना बनाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ इधर है, इन दोनों के बीच में है। लेकिन बेंजीन में क्या पाया जाता है? पूरी
रिंग पाई जाती है यानी डबल बॉन्ड सभी जगह पाया जाता है तो वो अनुनाद संकर बना देते हैं जो वास्तविक है पूरी रिंग के रूप में। ये है संकर, अनुनाद संकर, ये है अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना, इसको कैनोनिकल संरचना, अनुनाद स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आदि नामों से जाना जाता है। ये दोनों संरचनाएं क्या है? अनुनाद संरचना। ये है अनुनाद संकर जो वास्तविक संरचना है, वास्तविक संरचना। तो वास्तविक संरचना कौन सी होती है? अनुनाद संकर ही वास्तविक संरचना है। ये है काल्पनिक संरचना है, काल्पनिक। जो अनुनाद संरचना होती है वो काल्पनिक संरचना होती है और काल्पनिक संरचना सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अनुनाद संकर या वास्तविक संरचना को समझ पाएं। यह है बेंजीन की अनुनादी संरचना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अनुनादी संरचना है जिनको कैनोनिकल संरचना या योगदान करने वाली संरचना कहा जाता है। कैनोनिकल या फिर योगदान करने वाली संरचना ये काल्पनिक होती है यानी इनका वास्तविक रूप नहीं पाया जाता। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती, यानी एक संरचना नहीं बता सकती कि ये ही वास्तविक संरचना है। ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करती है, यानी वास्तविक संरचना के योगदान के लिए 2 से ज़्यादा क्या होगी? कैनोनिकल संरचना होगी। 2, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ज़्यादा संरचनाएं होगी और इनके आधार पे हम क्या निकालते हैं? वास्तविक संरचना निकालते हैं, यानी ये योगदान करती है वास्तविक संरचना। ठीक है, यह है काल्पनिक संरचना। अनुनाद संरचना में वह संरचना जो अधिक स्थायी होती है, अनुनाद संरचना में वह संरचना अधिक स्थायी होती है। अब हम देखते हैं जो अनुनादी संरचना बनाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी कौन सी होती है? जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होती हैं। नंबर 1 कंडीशन, जिसमें सहसंयोजी बंध अधिक होंगे वो ज़्यादा स्थायी होगी। नंबर 2, उसके बाद में कम स्थायी यानी इसके बाद में ज़्यादा स्थायी वो होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन का अष्टक है वो पूर्ण होगा। इलेक्ट्रॉन का अष्टक है वो पूर्ण होगा, यानी 2 नंबर कंडीशन आ गई कि अष्टक पूर्ण होना चाहिए। 3 नंबर, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है, यानी आवेश का पृथक्करण कम है वो इसके बाद में स्थायी है। यदि आवेश है तो ऋणात्मक आवेश ऋण विद्युतीय तत्वों पर और धनात्मक आवेश धन विद्युतीय तत्वों पर होना चाहिए। ये 4 नंबर कंडीशन है। तो ये अधिक स्थायी संरचना के लिए ये 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या देखनी है? सहसंयोजी आबंध जिसमें अधिक होंगे वो अधिक स्थायी होगा। फिर 2 नंबर पर क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रॉन का अष्टक होना चाहिए कंप्लीट, वो अधिक स्थायी होगा। उसके बाद में स्थायी होगा जिनमें आवेश का पृथक्करण ना हो या फिर कम हो। और उसके बाद में जो ऋणात्मक आवेश है वो विद्युत ऋणी तत्वों पर होना चाहिए, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, और धनात्मक आवेश अधिक विद्युत धनी तत्वों पर होना चाहिए। ये देखा जाता है जो स्थायित्व के लिए, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके स्थायित्व के लिए। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वास्तविक अणु जो अनुनाद संकर है की ऊर्जा भी किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है, कैनोनिकल संरचना है इससे कम होती है। तो वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली जो अनुनादी संरचना है इनके बीच का अंतर है वो ही अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अनुनाद ऊर्जा यानी जो संरचना है कौन सी? कैनोनिकल संरचना और संकर, तो इनके बीच में जो अंतर है, ऊर्जा का अंतर है, डेल्टा ई है, वो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा होती है। तो संकर की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ये ऊर्जा कम होती है और संरचना की ऊर्जा जो अनुनादी संरचना है इनकी ऊर्जा अधिक होती है। अनुनादी संरचना जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी, यानी संरचना जितनी अधिक होगी और संकर की ऊर्जा उतनी ही कम होती है और अनुनाद ऊर्जा बीच में डेल्टा ई उतनी ही ज़्यादा निकलती है। ये ध्यान रखना है। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी जिन अनुनादी संरचना होती है, जो संरचना होती है ये समान रूप से, अगर दो संरचना बन रही है और वो समान है तो वो ज़्यादा स्थायी होगी, यानी उनका जो संकर है वो ज़्यादा स्थायी बनेगा अगर समतुल्य है दोनों संरचनाएं। तो ये लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं
कि अनुनादी संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों की पालना की जाती है। नंबर 1, अनुनाद संरचना में नाभिक की स्थिति समान रहती है, यानी नाभिक नहीं बदलते। जैसे O3 में हमने देखा था, दोनों जो ऑक्सीजन है ये 1, ये 2 और ये 3, दूसरी अनुनादी संरचना बनाई थी तो ऑक्सीजन वहीं रहे थे, लेकिन जो बीच के पाई बंध हैं उनकी स्थिति अलग अलग दर्शाई सी हमने। ये थी 1, 2, 3, यानी बीच का जो नाभिक है या फिर एटम है उसकी स्थिति नहीं बदलनी है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कम या ज़्यादा नहीं होती है, उनकी संख्या नहीं बदलनी है, वो समान रहती है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर 1, अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। यानी अनुनाद किस लिए है? अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करने के लिए होता है, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम होती है। ये तो देख लिया हमने कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या विहित संरचना है उससे कम होती है संकर की ऊर्जा हमेशा, और दोनों की ऊर्जा के बीच का जो अंतर डेल्टा ई है उसी को ही हमने अनुनाद ऊर्जा कहा है। तो अनुनाद किस लिए होता है? स्थायित्व प्रदान करने के लिए होता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनुनाद के कारण बंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त होते हैं। आपने देखा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है वो इनके औसत मान देखा था हमने, जैसे औसत मान 128 पिको मीटर निकला था किसमें? O3 में, O3 के अंदर। इस प्रकार O3 अणु में अनुनाद संकर की ऊर्जा है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 और 2 में ऊर्जा के मान से भी कम होता है, जो कि दूसरा नियम भी यही, पहला नियम भी यही कहता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुनाद संकर जो कॉन्सेप्ट है अनुनाद का, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, इससे संबंधित कई भ्रांतियां जिनका निवारण करना आवश्यक है, और वो भ्रांतियां कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, वास्तव में विहित संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी वही विहित संरचनाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये ध्यान रखना है, काल्पनिक होती है अनुनाद संरचना या विहित संरचना होती है। नंबर 2, ऐसा नहीं होता कि अणु कुछ समय के लिए किसी विहित संरचना में के रूप में उपस्थित रहता है जबकि अन्य समय के लिए किसी दूसरी विहित संरचना में उपस्थित रहता है। यानी जैसे O3 का अणु है वो ऐसे नहीं कि पहले तो कुछ समय के लिए 1 नंबर संरचना, कुछ समय के लिए 2 नंबर संरचना में रहे, ऐसा नहीं होता है, यानी एक दूसरे में चेंज नहीं होते। ये सिर्फ काल्पनिक है, तो हम कल्पना के द्वारा समझाते हैं कि ये ऐसे ऐसे अनुनाद होता है। नंबर 3, विहित संरचनाओं और चलावयों में के मध्य पाए जाने वाला साम्य जैसा कोई साम्य नहीं होता है। जैसे चलावय, जैसे कीटो और इनोल एक दूसरे में क्या होता है? अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे यहाँ पे विहित संरचनाएं एक दूसरे में बदलती नहीं है, यानी ये सिर्फ समझने के लिए काल्पनिक है, ये एक दूसरे पे बदलती नहीं है, ऐसा कोई साम्य नहीं होता है। नंबर 4 नंबर भ्रांति क्या है कि वास्तविक रूप में अणु की केवल एक संरचना होती है जो विहित संरचनाओं के अनुनाद संकर होती है, यानी अनुनाद संकर इसकी वास्तविक संरचना है। वास्तविक संरचना कौन सी है? अनुनाद संरचना है, उसे केवल एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगर लुईस संरचना द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता तो हमें अनुनाद संरचनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सिर्फ उसी एक संरचना द्वारा दर्शा सकते। लेकिन लुईस संरचना द्वारा इनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता अनुनाद संकर को, इसीलिए हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। रेजोनेंस की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।